हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में पीटीटी 2022 की परीक्षा के लिए मॉक टेस्ट नंबर 6 सॉल्व करेंगे। इस मॉक टेस्ट में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया गया है और मैं आप लोगों को ये 100% गारंटी देता हूं कि एग्जाम में बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर पहले आप विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास ही में आपके बेल आइकन होगा उसको भी दबा लें। इससे आने वाले सभी नए वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 से 3 सेकंड का समय दिया जाएगा। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, शेयर नहीं किया तो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा एक वालुका स्तूप का प्रकार नहीं है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आंसर चूज करिए और आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, थली। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। पवन द्वारा रेत एवं बालू के निक्षेप से निर्मित टीलों को वालुका स्तूप अथवा टिब्बा कहते हैं। भौतिक भूगोल में एक टिब्बा एक टीला या पहाड़ी जिसका निर्माण वायुर प्रक्रियाओं द्वारा होता है। इन स्तूपों के आकार में तथा स्वरूप में बहुत विविधता देखने को मिलती है। टिब्बा विभिन्न स्वरूपों और आकारों में निर्मित हो सकता है और यह सब वायु की दिशा और गति पर निर्भर करता है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है गाइस कि दजिया और चिमाता राजस्थान की किस जनजाति से सह संबंधित है? दजिया और चिमाता राजस्थान की किस जनजाति से संबंधित है? ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आंसर हो जाएगा भील। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। दजिया और चिमाता राजस्थान को भील जनजाति से जुड़े हुए हैं। पहला इसमें पॉइंट है, राजस्थान में मीणा जनजाति के बाद भील जनजाति राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। भील जनजाति को राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति मानी जाती है। अगर हम बात करें कि भील शब्द की उत्पत्ति कैसी हुई, तो भील शब्द की उत्पत्ति द्रविड़ भाषा के बील शब्द से हुई है। बील शब्द का शाब्दिक अर्थ तीर कमान है। भील जनजाति का प्रमुख अस्त्र तीर कमान ही है। महाभारत में भीलों को निषाद कहा जाता था। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा नस्ल पशु सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा नस्ल पशु सुमेलित नहीं है? खेरी बकरी। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, राजस्थान में मई और जून में सर्वाधिक धूल भरी आंधियां किस जिले में आती हैं? सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, गंगानगर। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। राजस्थान का गर्मियों में सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला जिला जैसलमेर है, जबकि राज्य में गर्मियों में सबसे ज्यादा धूल भरी आंधियां श्री गंगानगर जिले में चलती हैं। राज्य में विशेषकर पश्चिमी रेगिस्तान में चलने वाली गर्म हवाओं को लू कहा जाता है। पांचवा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अनातोलिया का पठार ये कहां पर अवस्थित है? अनातोलिया का पठार कहां पर अवस्थित है? सो गाइस, अनातोलिया का जो पठार ये टर्की में अवस्थित। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। यह एक प्रमुख पठार है जो तुर्की में पेटिक एवं टॉरस श्रेणियों के बीच एजियन तट से आर्मेनिया गांठ तक विस्तृत है। इसे तुर्की का पठार भी कहते हैं। यह कहीं सपाट और कहीं लहरदार है तथा इसकी औसत ऊंचाई 800 मीटर है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। छठा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, हुमायूं के शासनकाल में भारत आने वाले 2 प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे? सभी लोग आंसर बताते हुए चलिएगा। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सैयद अली और अब्दुल समद। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जानेंगे। सैयद अली और अब्दुल समद 2 प्रसिद्ध चित्रकार थे जो हुमायूं के शासनकाल के दौरान भारत आए थे। सातवां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, लोकनाट्य चारवैत किस शहर से संबंधित है? लोकनाट्य चारवैत किस शहर से संबंधित है? तो ये संबंधित है टोंक से। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लोक नाटक चारवैत का संबंध टोंक से है। आठवां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर गाइस, निम्नलिखित में से कौन सा युगल नृत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा युगल नृत्य है? शंकरिया नृत्य। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं।
शकरिया नृत्य राजस्थान की लोक संस्कृति से जुड़ा एक लोक नृत्य है। यह कालबेलिया का युगल नृत्य है। यह प्रेम कथाओं के आधार पर किया जाने वाला नृत्य है। शकरिया नृत्य के दौरान सुंदर अंग संचालन दर्शनीय होता है। नृत्य में कालबेलिया जाति के सपेरे भाग लेते हैं। प्रेम कहानी पर आधारित होने के कारण शकरिया नृत्य स्त्री पुरुष दोनों के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। इस नृत्य में अंगों का संचालन महत्वपूर्ण है। इस नृत्य की प्रमुख नृत्यांगना कंबली कंचन गुलाबो है। गुलाबो पुष्कर निवासी। यह राजस्थान का एकमात्र लोक नृत्य जिसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाए। 2010 में यूनेस्को ने इस नृत्य को विश्व धरोहर की श्रेणी में शामिल किया। नवा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ताजमहल का वास्तुकार कौन था? ताजमहल का वास्तुकार की बात हो रही है यहाँ पे, तो ताजमहल का वास्तुकार था उस्ताद ईसा। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। उस्ताद ईसा एक काल्पनिक वास्तुकार है जिसे प्राय ताजमहल का प्रधान वास्तुकार बताया जाता है। मूल रूप से उन्हें या तो फारसी या फिर तुर्क वास्तुकार बताया जाता है। पूर्ण एवं विश्वत सूचना के अभाव से कि किसको ताजमहल के रूपांकन का श्रेय दिया जाए, इससे कि अफवाहें उड़ी। इतिहासकार बताते हैं कि ब्रिटिश की 19वीं शताब्दी में इस खूबसूरत स्मारक का किसी यूरोपीय वास्तुकार को श्रेय दिए जाने की उत्सुकता ने इस कहानी को बल दिया। स्थानीय लोगों से मिली सूचना के अनुसार एक कारीगरों की फर्जी सूची भी बनाकर दे दी गई। साथ ही पूरे एशिया भर से लाए गए सामान की सूची थी, जिससे कि अंग्रेज कोई यूरोपीय वास्तुकार को इस इमारत का झूठा श्रेय को ना दे। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। सो गाइस, 10वां क्वेश्चन है कि वाद्य यंत्र जो कच्छी घोड़ी नृत्य में बजाया जाता है, वाद्य यंत्र जो कच्छी घोड़ी नृत्य में बजाया जाता है, तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, झांझ। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जानेंगे। ये नर्तक तलवारों को ढोल व बांसुरी की लय पर संचालन करते हैं। नर्तक प्राय नकली घोड़े पर नकली घुड़दौड़ दौड़ता है। भंवारिये नाम के डकैत के बारे में गाने गाता है। अपनी तलवार का प्रदर्शन ढोल व बांसुरी की धुन पर करता है। 11वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, मध्यकालीन शासक जिसने शास्त्रीय संगीत की ख्याल शैली के विकास में उल्लेखनीय योगदान दिया। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, हुसैन शाह सरकी। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। अमीर खुसरो ने ख्याल गायकी का परिशोधन किया। 14वीं सदी में जौनपुर के सुल्तान हुसैन शाह ने ख्याल के विशेष प्रोत्साहित किया। 12वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, टोक्यो ओलंपिक का शुभांकर है। टोक्यो ओलंपिक का शुभांकर की बात हो रही है, तो टोक्यो ओलंपिक का शुभांकर कौन है? मिराई तोबा। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। टोक्यो में होने वाले ओलंपिक खेलों के शुभांकर को मिराई तोबा और सोमाइटी नाम दिया गया है। इसे खास जापानी इंडिगो ब्लू रंग का पैटर्न दिया गया है। इसमें जापान की सांस्कृतिक परंपरा और आधुनिकता दोनों झलकती हैं। 13वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना सूक्ष्म सिंचाई के लिए वित्त पोषण का पैटर्न केंद्र राज्य के संबंध में है। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 60:40। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। जल संचयन, जल प्रबंधन और किसानों के लिए फसल संयोजन तथा जमीनी स्तर के क्षेत्र कर्मियों से संबंधित विस्तार गतिविधियों को प्रोत्साहित करना, सिंचाई में महत्वपूर्ण निजी निवेश को आकर्षित करना। यह अवधि में कृषि उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाएगा और फार्म आय में वृद्धि करेगा। 14वां क्वेश्चन, 1822 ईस्वी में गठित मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय था जहाजपुर, नसीराबाद, ब्यावर, देवली। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्यावर। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। 1822 में गठित मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय ब्यावर था। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, रॉकी पर्वतों की सर्वोच्च चोटी है। रॉकी पर्वतों की सर्वोच्च चोटी है एल्बर्ट। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जानेंगे। यह एक प्रमुख पर्वत श्रेणी है। इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट मैकिले जो अलास्का प्रांत में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, एस आकार का महासागरीय कटक है। एस आकार का महासागरीय कटक कौन सा है? मध्य अटलांटिक कटक। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। एस अक्षर का आकार बनाने वाला महासागर अटलांटिक महासागर है। यदि इसे विश्व मानचित्र पर बारीक से देखा जा सकता है। अंटार्कटिक महासागर, बेर्थ सागर, नॉर्वेजियन सागर, ग्रीनलैंड सागर और डेनमार्क जल मरुस्थल के माध्यम से जुड़ा हुआ है। विटो रिको ट्रैक्ट जो लगभग
28,230 फीट गहरा है। अंध महासागर का सबसे गहरा बिंदु है। 17वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय चक्रवात प्रभावित क्षेत्र सही सुमेलित नहीं है? तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, विली विलीज दक्षिण चीन सागर। 18वां क्वेश्चन गाइस, वंदे भारत मिशन संबंधित है। तो वंदे भारत मिशन ये संबंधित है कोविड महामारी के दौरान विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने से। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। कोविड-19 महामारी के मद्देनजर मई 2020 में लॉकडाउन जैसी स्थिति के कारण विदेश में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए शुरू किया गया वंदे भारत मिशन किसी देश के द्वारा अपने नागरिकों को वापस लाने की सबसे बड़ी पहलों में से एक बन गया है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। 19वां क्वेश्चन, अभंग का तात्पर्य क्या है? अभंग का तात्पर्य, अभंग का तात्पर्य है विठोबा को समर्पित भक्ति काव्य। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जानेंगे। अभंग विठल या विठोबा की स्तुति में गाए गए छंदों को कहते हैं। महाराष्ट्र के वारकरी संप्रदाय के संतों ने 13वीं सदी के दौरान समाज में अलख जगाने के जो छंद क्षेत्रीय भाषा में गाए उन्हें अभंग के नाम से जाना जाता है। यह एक प्रकार से हिंदी के छंद की तरह है। मोटे और परछंद के उलट अभंग में मात्राओं के स्थान पर अक्षरों की संख्या गिनी जाती है। अक्षरों की संख्या का पालन कठोरता से नहीं किया जाता है, बल्कि यूं कहना सही होगा कि उच्चारण की सुविधा ध्यान। आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा गाइस, स्वच्छ भारत मिशन शहरी चरण 1 के अंतर्गत कितने शहरी स्थानीय निकायों को खुले में शौच मुक्त घोषित किया गया है? 4324। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। शहरी भारत को 2019 में खुले में शौच से मुक्त घोषित किया गया था, जिसके बाद इस अभियान ने शहरी भारत को स्थायी स्वच्छता के पथ पर अग्रसर किया है, जिसमें 3000 से अधिक शहरों और 950 से अधिक शहरों को क्रमशः ओडीएफ और ओडीएफ प्लस के तौर पर प्रमाणित किया गया है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर पहले विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास ही में आपके बेल आइकन होगा उसको भी दबा लें। इससे आने से ही नई वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।